में आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग बीए भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में कर्मभूमि उपन्यास हम लोग का अध्ययन का विषय है, जिसके कथानक भाग 1, 2 और 3 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम कर्मभूमि उपन्यास के कथानक भाग 4 और 5 का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। कथानक भाग 4 कर्मभूमि उपन्यास के कथानक भाग 3 का अंत सुखदा की गिरफ्तारी के साथ होता है और कथानक भाग 4 का प्रारंभ अमरकांत की गिरफ्तारी के साथ होता है। सुखदा की गिरफ्तारी के साथ भाग 3 समाप्त और अमरकांत की गिरफ्तारी के साथ भाग 4 प्रारंभ। अमरकांत का मित्र है सलीम और सलीम की पोस्टिंग उसी गांव में होती है जिस गांव में अमरकांत रहता है। जब अमरकांत अपने मित्र सलीम का आना सुनता है तो अत्यधिक प्रसन्नचित्त हो जाता है और तुरंत उससे मिलने की योजना बनाता है। घने कोहरे में ठंडी हवाओं को झेलता हुआ रात 8 बजे तक वह सलीम के पास पहुंचता है। अंदर मित्र से मिलने की प्रबल जिज्ञासा जगी रहती है और सोचता है कि जैसे ही अपने मित्र को देखूंगा उसके गले लग जाऊंगा। जब सलीम को देखता है, उसकी साज सज्जा को देखता है, उसके पोशाक को देखता है, तो वह एकदम संकोच में आ जाता है और गले लगने के जगह पे वह हाथ मिलाता है, हाथ बढ़ाता है। दोनों मित्र आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, जानते हैं। अमरकांत कहता है कि कोई रोजगार कर लेते या व्यर्थ की नौकरी क्यों कर रहे हैं। सलीम कहता है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमत करता हूँ और देखना कि कैसे गाड़ी मुझे बुलाने आएगी, गाड़ी मुझे पहुँचाने जाएगी, मेरी शान शौकत देखना। इस प्रकार दोनों मित्र सलीम और अमरकांत एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं पूरी रात। सलीम बताता है कि सुखदा किस प्रकार क्रांतिकारी भावना से भर चुकी है, किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तित हो चुका है। अमरकांत सुनता है तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसके अतिरिक्त वह बात ही बात में सकीना के प्रति अपने प्रेम भाव को भी बताता है और कहता है कि मैं सकीना की तरफ अनुरक्त हो गया हूँ, इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। वह इसलिए कहता है क्योंकि सकीना और अमरकांत में पहले प्रेम संबंध रहता है। अमरकांत कहता है कि मैं तुम्हारे इस कार्य में कभी कोई अवरोध उत्पन्न न करूंगा और यदि सकीना विवाह के लिए तैयार हो जाती है तो तुम अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझना। ऐसे दोनों मित्रों में बातचीत हो रही होती है। इसके बाद अमरकांत जो गरीब जनता पे लगानबंदी के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, उससे मुक्त कराने की ओर उसका ध्यान आकृष्ट होता है और सोचता है कि किसी भी प्रकार से मैं इन किसानों को, दलितों को इनकी समस्याओं से मुक्त करूं। इस संबंध में, लगान के संबंध में वह महंत जी से भेंट करने जाता है। तमाम प्रतीक्षाओं के बाद महंत जी से उसकी भेंट होती है। जब वह देखता है महंत जी एक सोने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मखमली गद्दे चादर बिछे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, अनेक तरह के पकवान बन रहे हैं, साग भाजी बनाई जा रही है, पूरियां बन रही हैं, हलवा बन रहा है और विशाल अनाज से भंडार भरे हुए हैं। चारों तरफ अनेक खाद्य सामग्री उपलब्ध है। तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी रोटी तक नसीब नहीं है और यहाँ मंडी लगी हुई है खाद्य सामग्रियों की। और तब वो एकदम निश्चय कर लेता है कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब तो किसानों को मुक्त कराना ही होगा और महंत जी से अनुनय करता है कि किसानों को उनके लगान से मुक्त किया जाए। उन्हें अपने घर की वस्तुओं को बेच करके लगान की कीमत चुकानी पड़ रही है। महंत जी आश्वासन देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा ही होगा। लेकिन आश्वासन देने के बावजूद वह अपने बात पे कायम नहीं होते और किसानों का उसी प्रकार से शोषण किया जाता है जिस प्रकार पहले होता था। जब अमरकांत देखता है कि वह अपनी बात पे कायम नहीं है, लगानबंदी की समस्या वही बनी हुई है, तो वह किसानों को, दलितों को, अछूतों को संगठित करता है और एक सभा का आयोजन करता है। उस सभा में अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा उनके अंदर एक साहस की भावना भरता है कि वह विरोध करें, लगान वह न चुकाएं
और महंत के खिलाफ उस लगानबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। एक मिस्टर गजनवी आते हैं और अमरकांत पे भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हैं और सलीम को आदेश देते हैं कि तुरंत अमरकांत को गिरफ्तार किया जाए। सलीम अमरकांत का मित्र है और जब सुनता है कि मुझे अमरकांत को गिरफ्तार करना पड़ेगा तो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे न भेजे, किसी दूसरे को भेज दीजिए। कहता है कि कुछ नहीं, और तुम्हारा मित्र होगा तो होगा, लेकिन तुमको ही उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अमरकांत की गिरफ्तारी की बात सुनकर सलीम नैना सकीना को पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखता है, अपने मन की व्यथा को बताता है कि यदि मेरे हृदय पे खंजर चलता तो मुझे इतनी तकलीफ न होती जितनी कि मुझे आज तकलीफ हो रही है, अर्थात अमरकांत की गिरफ्तारी को लेकर। इसके बाद कहता है कि जिस मोहब्बत ने मुझे यहाँ खींच लाई, उसी मोहब्बत को इस जालिम हाथों से मैं गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। अर्थात मेरे बचपन का मित्र, मेरे सुख दुख का साथी अमरकांत, उसको मैं आज गिरफ्तार करने जा रहा हूँ और मुझे असहनीय पीड़ा, असहनीय व्यथा हो रही है। कर्तव्यों के वशीभूत होकर कर्तव्य पूर्ति के लिए एकदम उत्सुक होकर, तत्पर होकर सलीम अमरकांत को गिरफ्तार करता है और अमरकांत की गिरफ्तारी के साथ ही कथानक भाग 4 समाप्त होता है। कथानक भाग 5 में लाला समरकांत और सलीम की भेंट। अमरकांत गिरफ्तार कर लिया जाता है। समरकांत सुखदा जो कि जेल में है, सुखदा से मिलने लखनऊ की सेंट्रल जेल में पहुंचता है। सुखदा एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और बादलों की घुड़सवारी देख रही है। बादलों की घुड़सवारी देखना अर्थात आकाश की तरफ देखना, आकाश की तरफ देखना अर्थात कोई न कोई चिंतन मन में करना, कोई न कोई विचार मन में आना। ऐसे में समरकांत आते हैं, सुखदा का हाल चाल पूछते हैं। सुखदा से कहते हैं कि यदि कोई भी तुम्हें यहाँ असुविधा हो तो मुझसे कहो, तुम किसी भी अभाव में इस जेल में मत रहो। सुखदा अमरकांत की गिरफ्तारी की बात जानते हैं, कहती है कि बाबूजी मेरी चिंता आप ना करें, मुझे कोई असुविधा नहीं है। आप अमरकांत के कुशल क्षेम को पूछिए, आप सलीम से जाके मिलिए और देखिए कि अमरकांत को कोई असुविधा ना होने पाए। समरकांत पहले मना करते हैं, लेकिन सुखदा के कहने पे, समझाने पे वह सलीम के पास जाते हैं। जब सलीम के पास जाते हैं अमरकांत के लिए, तो देखते हैं कि उस गांव में अमरकांत को चाहने वाले लोग भरे पड़े हैं। जगह जगह अमरकांत के कार्यों की चर्चा हो रही है, उसका गुणगान हो रहा है। ये सब देखकर सुनकर समरकांत अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाते हैं। इसके बाद नैना का बलिदान। 5वें भाग में ही नैना, जो अमरकांत की बहन है, मनीराम की पत्नी है, समरकांत की पुत्री है। पात्र परिचय में हम लोग नैना के व्यक्तित्व को देखे थे कि नैना किस स्वभाव की स्त्री है। नैना का बलिदान होता है 5वें भाग में, जब विशाल जनसभा का आंदोलन करते हुए समरकांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रेणुका गिरफ्तार हो जाती है, सुखदा गिरफ्तार हो जाती है, तो उस विशाल जनसमूह का नेतृत्व नैना करती है। और उस समय नैना का साहसी व्यक्तित्व तो पहली बार सामने आता है। इसके अतिरिक्त नैना एक अत्यंत ही सामान्य लड़की रहती है, घर गृहस्थी वाली लड़की रहती है, लेकिन वो एक ऐसी भी स्थिति आती है जब वो हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करती है। जब नैना लोगों को संबोधित कर रही होती है, जनता की अगुवाई कर रही होती है, उसी समय नैना का पति मनीराम अपने बदले की भावना से भर करके नैना पे गोली चलाता है और नैना बलिदान हो जाती है। जब नैना बलिदान करती है तो जनता आक्रोशित हो जाती है और उस समय जनता को नियंत्रित करना असंभव होने लगता है। आक्रोशित भीड़ को देखकर, जनता को देखकर उनके आंदोलन को मानना पड़ता है, उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ता है और उनकी जमीन उनको वापस देनी पड़ती है। उपन्यास का समापन। उपन्यास के अंत में जब उपन्यास समाप्त होता है, खत्म होता है, उस समय एक जेल का वातावरण है। उस जेल में उपन्यास के सारे पात्र दिखाई देंगे नैना को छोड़कर, क्योंकि नैना बलिदान हो गई रहती है। उस उपन्यास में सकीना, सलीम, सुखदा, अमरकांत, समरकांत, रेणुका, पठानी, ये सारे पात्र एक साथ उपस्थित होते हैं समापन में। सकीना का सलीम से विवाह हो जाता है। सुखदा और अमरकांत के बीच प्रेम भावना बलवती हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाता है। अमरकांत के हृदय में पहली बार पिता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और इस तरह सारे पात्र एक
प्रश्नचित्र मुद्रा में दिखाई देते हैं उपन्यास के अंत में। प्रश्नचित्र होने का कारण यह था कि उनकी मांग स्वीकार कर ली गई थी, वह अपने आंदोलन में सफल हो गए थे, अछूतों को उनके अधिकार दे दिए गए थे। इसके बाद वो एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में जितनी सारी समस्याएं हैं उनके हल करने का वह निर्णय लेते हैं कि जो भी समस्याएं होंगी इस कमेटी के तहत उनको हल कर लिया जाएगा। सारे पात्र सुगदा, समरकांत, अमरकांत, पठानी, नैना, मुन्नी, ये सारे पात्र पुनः संगठित होकर एक साथ हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं और उनके हरिद्वार जाने के साथ ही उपन्यास समाप्त होता है। उपन्यास कर्मभूमि उपन्यास की समालोचना यदि हम करें, अर्थात हम भाग 1, 2, 3, 4, 5 भाग थे, पांचों का अध्ययन हम लोग कर लिए। अब पांचों के अध्ययन के बाद यदि हमें समालोचना करनी है, मूल चीजें जाननी है कि वास्तव में उपन्यास में क्या है। प्रेमचंद जी पांचों भाग के माध्यम से हमें बताना क्या चाहते हैं, हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो इन समस्याओं का चित्रण करना, तत्कालीन 1932 के समय में जो समस्याएं व्याप्त थी उनका चित्रण करना, इसके अतिरिक्त सत्यानुभूति से प्रेरित होकर अपनी बातों को बताना प्रेमचंद जी का उद्देश्य रहा है। उस समय के वातावरण से चित्रित कराना ही और उसके माध्यम से हमारे अंदर उत्साह, संघर्ष को भरना ही, संघर्ष को दिखाना ही इनका उद्देश्य रहा है। जब हम इस उपन्यास का अध्ययन करते हैं तो 1932 का वातावरण सजीव होता दिखाई देता है। ये लगता ही नहीं है कि हम उस युग में नहीं है, उस समय में हम विद्यमान नहीं है। इस तरह से प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से ओतप्रोत कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद की एक प्रौढ़ रचना है जो हर तरफ से प्रभावशाली बनी पड़ी है। एक और चीज है कि कर्मभूमि उपन्यास में विद्यार्थी और जनता दोनों को एक साथ दिखाया गया है, अर्थात विद्यार्थी वर्ग और जनता, साधारण जनता दोनों एक साथ स्वाधीनता के लिए आंदोलन करते दिखाई देते हैं। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी की एक कालजयी रचना है जो हमेशा अमर बनी रहेगी। कुछ प्रश्न संबंधित हैं उपन्यास से। कर्मभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही सरल प्रश्न है। तो कर्मभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद है। अमरकांत की गिरफ्तारी उपन्यास के किस भाग में होती है? अभी तुरंत हम लोग वही पढ़े हैं कि अमरकांत की गिरफ्तारी उपन्यास के भाग 4 में होती है। शुरू ही होता है उपन्यास गिरफ्तारी के साथ। गांव में अमरकांत का प्रवेश उपन्यास के किस भाग में होता है? तो गांव में जब हम लोग पढ़ रहे थे, काशी छोड़ने पर भाग 1 का अंत होता है और गांव में प्रवेश के साथ भाग 2 शुरू होता है। सुगदा की गिरफ्तारी उपन्यास के किस भाग में होती है? तो सुगदा की गिरफ्तारी उपन्यास के 3रे भाग में होती है। नैना उपन्यास के किस भाग में बलिदान होती है? नैना उपन्यास के 5वें भाग में बलिदान होता है। इस तरह कर्मभूमि उपन्यास के 5 भागों का अध्ययन करने के उपरांत, कर्मभूमि उपन्यास के समालोचना के उपरांत आज की कक्षा यही समाप्त होती है। कर्मभूमि उपन्यास के उपन्यास तत्वों के मूल्यांकन के साथ पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।